रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का पहला टेस्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसे आप लोग ध्यान से देखें। यह जो टेस्ट आपका लिए हुए हैं, इस टेस्ट क्वेश्चंस को समझ जाने से ही आपका जो है यह चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वह क्वेश्चन कौन कौन सा टेस्ट में हमने रखा हुआ था। इससे पहला क्वेश्चन से यहाँ पे गैमिट आर यूजली, यानी गैमिट कैसा होता है, गैमिट क्या होता है, इसके बारे में कह रहा है। तो गैमिट हमेशा जब भी होता है तो हैप्लॉइड होता है। अब आपको जानना होगा गैमिट के बारे में, अर्थात N और 2N के बारे में जानना होगा। N का अर्थ होता है गैमिट और 2N जो होता है अर्थात इसको जो है डिप्लॉइड बोलते हैं, जो पूर्ण क्रोमोसोम की संख्या होती है। अर्थात पूर्ण क्रोमोसोम की जो संख्या है उसे 2N बोलेंगे और पूर्ण क्रोमोसोम की संख्या में उसको आधा कर देंगे, आधा क्रोमोसोम की संख्या कर देंगे तो वह N हो जाएगा। तो आधा हो गया, इसका अर्थ यह हैप्लॉइड हो गया। जैसे मनुष्य में मान लिया जाए, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, तो 46 होती है तो 2N हो गया इसका 46, और जब 2N हो गया 46 तो जब N पूछा जाएगा तो हो गया 23, तो 46 का आधा हो गया 23, तो आधा हो गया अर्थात इसको बोलेंगे हम लोग हैप्लॉइड, ठीक है। और यहाँ 46 है, इसको बोलेंगे डिप्लॉइड। तो जैसे ही याद रखिएगा आधा हो गया तो इसका अर्थ यह है कि वह जो है आपका हैप्लॉइड होगा, वह गैमिट जो भी होगा वह हैप्लॉइड ही होगा। यह आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा रहा ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ, यानी ईस्ट जो है कैसे बनता है, यानी कैसे उसका रिप्रोडक्शन होता है, कैसे प्रजनन होता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर देखिए, कह रहा है बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे पॉलिनेशन, ऑल ऑफ दिस। तो कहने का अर्थ यह है ईस्ट जो होता है, ईस्ट और हाइड्रा यह जो है आपका बर्डिंग करता है। याद रखिएगा बर्डिंग कैसे होता है, तो वह जो है जैसे मान लेते हैं यह जो है एक ईस्ट है, यहाँ पे ईस्ट एक बना दिए, यहाँ पे यह ईस्ट है, यहाँ पे जो है एक बना दिए, ये तोड़ के गिरा देगा, ये नीचे टूट के जैसे ही फेल डाउन नीचे की ओर गिरेगा और गिरने के बाद पुनः एक नया ईस्ट पुनः बना लेगा, ऐसे करके। अर्थात ईस्ट और हाइड्रा में जब भी जो है रिप्रोड्यूस होता है तो वह होता है बर्डिंग, ठीक है। इसके बाद है इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय, यानी वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसिएंट फेज, ओल्ड एज। कहने का अर्थ यह है लाइफ स्पैन के आधार पर जीवन को, लाइफ को 3 फेज में बांटा जाता है। एक होता है वेजिटेटिव फेज, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज, एक होता है सेंसिएंट फेज। इसका अर्थ यह हुआ जो यदि हम लोग मानव पढ़ते हैं तो मानव में हम लोग जुवेनाइल फेज पढ़ते हैं, या हम लोग जंतु में पढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग जंतु में पढ़ते हैं तो वह आपका जुवेनाइल फेज होता है, और वही पादप में पढ़ते हैं तो वेजिटेटिव फेज होता है। तो कह रहा है यानी यहाँ पर जंतु में जुवेनाइल फेज है, वह किसको फॉलो कर रहा है यहाँ पे, तो वह फॉलो कर रहा है वेजिटेटिव फेज को, क्योंकि यानी कि पादप में वेजिटेटिव फेज और जंतुओं में जुवेनाइल फेज दोनों का सेम स्टेज आता है, ठीक है। जैसे यहाँ कहता है यानी कि जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज का उम्र जो होता है 9 वर्ष से कम का होता है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वह 9 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच का होता है। लेकिन कभी कभी पुरुष ऐसे होते हैं जो 60 वर्ष की अवस्था में भी जो है वह रिप्रोडक्टिव, यानी कहने का दिया है वह रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी उसमें प्रजनन करने की क्षमता रहती है। लेकिन महिलाएं जो होती है वह अक्सर देखा गया है कि 9 से 45 वर्ष के बीच तक ही जो है उसमें प्रजनन क्षमता रहती है, और पुनः जो है उसके बाद वह धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद है सेंसिएंट फेज, अर्थात प्रजनन क्षमता के बाद की जो अवस्था होती है उसे हम लोग यानी सेंसिएंट फेज कहते हैं। इसलिए हम लोग का आंसर वेजिटेटिव फेज ही होगा, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ पैरोट, पैरोट का अधिकतम आयु क्या है, तो 140 वर्ष है। इसमें देखना होता है क्रो का, क्रो अर्थात कौवा का, और एक देखना होता है हम लोगों को पैरोट अर्थात तोता का। पैरोट जो होता है उसका जीवन काल जो होता है वह अधिकतम 140 वर्ष तक होता है, जबकि वही कौवा का देखते हैं तो कौवा यानी क्रो का जो होता है, क्रोक जो होता है इसका जीवन काल जो होता है वह 25 वर्ष तक ही होता है। अर्थात आपको ध्यान देना होगा यही कि पैरोट का 140 और क्रो का यानी कि आपको जो है 25 वर्ष ही रहता है।
ठीक है, ये आपका 4 क्वेश्चन उस दिन के टेस्ट का है, आप लोगों का सॉल्यूशन दिए हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। आपका यह जो है चैप्टर ही पूरा खत्म करने वाले हैं, यह जो टेस्ट का जो सॉल्यूशन दे रहे हैं हम इसमें, ठीक है। तो रहने देते हैं, आपको अच्छा लगता रहे तो थम्स अप देने का कोशिश करते रहिए। ओविपेरस आर हेन, स्नेक, क्रोकोडाइल, ऑल ऑफ दीज। आपको समझना होगा ओविपेरस किसे कहा जाता है। तो ओविपेरस का अर्थ यह हुआ कि वैसे जंतु जो अंडा देते हैं, तो जो जंतुएं अंडा देती है वह आपको ओविपेरस कहलाता है। तो इसमें चुनना है कि इसमें कौन कौन जो है अंडा देती है, ठीक है। तो यह है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। विविपेरस का अर्थ यह हुआ कि वैसे जंतु जो बच्चे को जन्म देती है वह विविपेरस कहलाता है। याद रखेंगे, जो अंडा देती है वो ओविपेरस, जो बच्चे को जन्म देती है वह विविपेरस। जैसे ह्यूमन जो है वो आपका विविपेरस है, लायन विविपेरस है, कैट विविपेरस है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका हेन वह अंडा देती है, स्नेक अंडा देती है, क्रोकोडाइल अंडा देती है। इसका अर्थ, इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिप्लॉइड का अर्थ क्या होता है कि जब जहाँ पे n+n यानी जाइगोट मिलता है, मेल और फीमेल का जहाँ मिलता है, जहाँ मिलन होता है उसी को जाइगोट हम लोग बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं निषेचन। अर्थात यहाँ पे कह रहा है क्या, डिप्लॉइड क्या होता है, ओवम यानी ओवम का हप्लॉइड हो गया, पोलेन ये हप्लॉइड हो गया, पुनः बोथ ए एंड बी तो कभी संभव नहीं है। जाइगोट्स अर्थात कहने का अर्थ यह है, डिप्लॉइड कह रहा है, जाइगोट अर्थात n+n मिल गया तो वहाँ जाइगोट हो गया, अर्थात यहाँ इसका आंसर हो जाएगा जाइगोट्स। उसके बाद है वन मियोसिस प्रोड्यूस हाउ मेनी मेल गैमिट, यानी एक बार मियोसिस होने पर कितने गैमिट बनते हैं। तो एक बार मियोसिस होगा तो 4 गैमिट बनेगा, 2 बार मियोसिस होगा तो 8 गैमिट बनेगा, अर्थात 4 गुना हो जाता है। जैसे एक बार होगा तो 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 बार हो यानी 2 बार मियोसिस करेंगे तो वहाँ 8 हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि एक मियोसिस में कितने यानी कि गैमिट बनेंगे, तो यहाँ 4 गैमिट बनेंगे। इसका आंसर मेरा 4 हो जाएगा। इसके आगे कहता है इंडोस्पर्म प्रोवाइड्स फूड टू द ग्रोइंग, यानी इंडोस्पर्म जो होता है वह भोजन किसको पूर्ति करता है, तो वह करता है इम्ब्रियो को। याद रखेंगे, इम्ब्रियो जो होता है उसको भोजन की पूर्ति इंडोस्पर्म के सहारे होता है। आपको देखना होगा पुनः जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन और पुनः जो है जहाँ जाइगोट मिलता है वहां पे भोजन कहाँ से मिलता है, तो न्यूक्लियस से मिलता है। पुनः यहाँ ध्यान देंगे, जब जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के समय हम लोग खेतों में छींटते हैं जब बीज को, तो बीज को छींटने के बाद वहां पे उसको यानी भोजन कहाँ से मिलता है, तो वह कोटिलेडन से मिलता है। याद रखिएगा यहाँ पे ये 3-4 पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट तो यहाँ लिखा हुआ है आपको, इंडोस्पर्म जो है वह इम्ब्रियो को ग्रोइंग कराता है। उसके बाद जो है याद रखेंगे कोटिलेडन जो होता है वह जो है आपको यानी कि जर्मिनेशन के समय यानी कि फूड देने का काम करता है। उसके बाद जो है न्यूक्लियस जो होता है वह आपको जाइगोट के समय जो है वहां पे फूड देने का काम करता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इंडोस्पर्म के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर इम्ब्रियो हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इसमें गलत को चुनना है। गलत अर्थात इसमें कौन है, स्नेक, चिकन, आपका क्रोकोडाइल, ह्यूमन। तो ये सीधे याद कर लेना है आपको, ये क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन से मिलता जुलता है, यानी इसमें देखना है यही कि कौन जो है ओविपेरस है और कौन जो है विविपेरस है। तो यहाँ पे ह्यूमन जो है वह विविपेरस है, अर्थात कहने का अर्थ यह है यह तीनों चारों में जो है यह अंतर होता है डी, बाकी यह तीनों सही हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार 9 का आंसर आपका हो जाएगा डी। ह्यूमन आपका जो है वह इसमें गलत है, क्योंकि यह तीनों जो है वह आपका ओविपेरस है और जबकि ह्यूमन जो है वह विविपेरस है। अभी बताया है कि जो विविपेरस है वो बच्चे को जन्म देती है, जो ओविपेरस है वह अंडा देती है। ठीक है, नेक्स्ट